अभी तो हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, बैगनी से लेकर लाल तक, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। लेकिन जब सर आइजैक न्यूटन प्रिज्म और श्वेत प्रकाश के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जब उन्होंने श्वेत प्रकाश को प्रिज्म के अंदर से गुजारा और उन्होंने सामने रखे पर्दे पर देखा कि जो श्वेत प्रकाश प्रिज्म के अंदर से गुजरा है वो जब प्रिज्म से बाहर निकला तो पर्दे पर बेहद ही खूबसूरत 7 रंग नजर आने लगे, जो कि बैगनी से लेकर लाल तक अरेंज्ड थे। तब उन्हें कन्फ्यूजन हुआ, क्या श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरा तो इस प्रिज्म ने श्वेत प्रकाश को रंग दिया? तब तक ये कंफर्म नहीं था कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बटा हुआ है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सर आइजैक न्यूटन ने एक और प्रिज्म लिया और उस प्रिज्म को पहले वाले प्रिज्म के जस्ट अपोजिट रखा। ये दोनों ही प्रिज्म के प्रिज्म कोण समान थे। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरी तो ये 7 रंगों में बटी होगी। जब दूसरे प्रिज्म से गुजरी तो यही 7 रंगों में फिर से अपवर्तन हुआ और ये 7 रंग अपवर्तन के पश्चात फिर एक हो गए और जब पर्दे पे देखा गया तो फिर वही श्वेत धब्बा यानी कि प्रकाशित एरिया हमको वहाँ पर दिखाई दिया। श्वेत प्रकाश हमने डाला था और पर्दे पर भी श्वेत प्रकाश दिखाई दिया। तो इससे सर आइजैक न्यूटन कंफर्म हो गए कि प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंग नहीं देता, बल्कि श्वेत प्रकाश में स्वयं ही उसके अव्ययी रंग अव्ययी 7 रंग होते हैं, जो कि बैगनी से लेकर लाल तक अरेंज होते हैं, जिसमें से बैगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल का तरंगदैर्ध्य अधिक, और जो बाकी रंग हैं क्रमशः लाइन से उसी तरंगदैर्ध्य के ऑर्डर में कम से अधिक अरेंज्ड रहते हैं। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म के अंदर से गुजारा गया, चूँकि बैगनी का तरंगदैर्ध्य कम है, उसके लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिक होगा, इसलिए उसका विचलन भी अधिक होगा। इसलिए जब वो प्रिज्म से बाहर निकलेगा तो वो सबसे नीचे आएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा झुका, सबसे ज़्यादा बेंड होगा। उसके बाद इंडिगो रंग, उसके बाद ब्लू कलर, उसके बाद ग्रीन, फिर ऑरेंज और फिर रेड। रेड का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक था, उसका अपवर्तनांक कम होगा, इसलिए उसका विचलन भी कम होगा। तो जब हम इसको पर्दे पर देखें तो रेड ऊपर नज़र आएगा और बैगनी नीचे। जो पर्दे पर ये खूबसूरत 7 रंगों का क्रम हमको प्राप्त हुआ है, इसे हम वर्ण क्रम यानी कि स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। और प्रकाश की इसी घटना को, जिसमें श्वेत प्रकाश प्रिज्म से बाहर निकलने पर 7 रंगों में बट जाता है, इसे वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्शन के नाम से हम जानते हैं। यह वर्ण विक्षेपण की घटना केवल प्रिज्म ही में ही नहीं होती, बल्कि इसका अनुभव हमने भी किया है। यदि हमारे पास स्केल हो और स्केल से हम अपने क्लासरूम में लगी लाइट को देखें, उस लाइट को देखने पर भी लाइट के किनारे में आप देखेंगे 7 रंग हमको नज़र आते हैं, क्योंकि जो स्केल है उसकी सतह भी साइड जहाँ पर खांचे बने होते हैं वो थोड़ी सी इंक्लाइंड रहती है, और उस एरिया से जब हम लाइट को, स्पेशली बल्ब को देखें तो वो बहुत ही खूबसूरत 7 रंगों में बटा हुआ नज़र आता है, क्योंकि वो स्केल के जो पृष्ठ होते हैं, जो झुका हुआ इंक्लाइंड सरफेस रहता है, वो भी प्रिज्म के फलकों की तरह काम करता है, जहाँ पर अपवर्तन के पश्चात जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंग में बट जाता है। ऐसी ही घटना हम और देखते हैं कब? जब बारिश हो रही हो और बारिश के साथ साथ सूरज निकला हो और हम सूरज की तरफ पीठ करके खड़े हों, तो सामने आकाश में हमको ऐसा ही खूबसूरत 7 रंगों का एक आकृति नज़र आता है, जिसे हम इंद्रधनुष के नाम से जानते हो। हम भी जब छोटे थे तो ऐसी बारिश में जब इंद्रधनुष दिखता था तो हम दौड़े दौड़े अपने घर से बाहर निकलते थे, और अभी भी ये क्रेज़ ख़त्म नहीं हुआ है। जब भी बारिश होती है और उसके बाद धूप निकलता है और हम सूरज की तरफ पीठ करके खड़े होते हैं तो हमको आसमान में इंद्रधनुष नज़र आता है। ये इंद्रधनुष कैसा रहता है? एक आर्क के शेप का रहता है। आप सभी ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा। कभी इसके कलर को देखें आप,
जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो इसके बाहर किनारे में लाल रंग होता है और अंदर के किनारे में इसके बैंगनी रंग होता है। ये आर्क शेप का सुंदर 7 रंगों का क्रम, जिसे हम इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं, ये हमको खुले आसमान में देखने को मिलता है केवल 2 ही स्थिति में, जब बारिश हो रही हो और उसके बाद चमकीला सूरज निकला हो यानी तेज धूप हो और हम धूप की तरफ अपनी पीठ करके खड़े हों। इस इंद्रधनुष को हम प्राथमिक इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। ये इंद्रधनुष क्यों बनता है? वहां तो कोई प्रिज्म नहीं है। सूर्य से निकलने वाली वे सारी प्रकाश किरणें जो पृथ्वी के समांतर हैं, जब इन बारिश की बूंदों से टकराती हैं तो इनमें प्रवेश कर जाती हैं। यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन होता है और इसी कारण बनता है इंद्रधनुष। ये इंद्रधनुष कैसे बनता है इसको देखते हैं हम। माना कि ये बारिश की बूंद है और ये सीधी सूर्य किरण जो कि पृथ्वी से समांतर चली आ रही है वो इसके अंदर प्रवेश कर रही है। जैसे ही प्रवेश करेगी, ये पारदर्शी माध्यम है, इसके कारण यह प्रकाश का अपवर्तन होगा और ये श्वेत प्रकाश अपने अव्ययी रंगों में बट जाएगी क्योंकि इनके तरंगदैर्ध्य अलग अलग है। इसके अनुसार वायलेट रंग नीचे आ जाएगा और लाल रंग ऊपर। उसके बाद वे किरणें जिनका आपतन कोण इस पानी की बूंद के अंतर इनके क्रांतिक कोण से अधिक होगा यानी 48.75 डिग्री से अधिक होगा, वहाँ पर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन और ये प्रकाश किरणें वापस इस गोले के अंदर, इस बूंद के अंदर वापस डायरेक्टेड हो जाएंगी और जब ये बूंद के बाहर निकलेंगी तब इनका दोबारा अपवर्तन होगा। और इस प्रकार जब ये प्रकाश की किरण बाहर निकलेगी तो बैंगनी रंग ऊपर की होगा और लाल रंग नीचे की ओर होगा और जब ये आर्क के फॉर्म में हमको दिखाई देगा क्षैतिज में आकाश में, तब ये ऐसा आर्क बनेगा कि लाल रंग ऊपर हो और बैंगनी रंग नीचे, क्योंकि यहाँ पर बारिश की एक बूंद नहीं है, बारिश की कई बूंदें हैं और इन बूंदों का जब हम लोग एक टोटल देखते हैं यानी कि जो ये आँख में हमारे कोण बनाते हैं उसके अनुसार लाल ऊपर होता है और बैंगनी नीचे होता है। क्षैतिज के साथ लाल रंग का कोण अधिक होता है 42 डिग्री का और बैंगनी रंग का कोण 40 डिग्री का होता है, यानी इस लाल और बैंगनी के बीच का जो कोणीय अंतर होता है वो 2 डिग्री का होता है जो हमारी आंखों में पड़ता है। इस 2 डिग्री के कोणीय अंतर में ही हमको इंद्रधनुष दिखाई देता है। इस प्रकार का इंद्रधनुष तभी प्राप्त होगा जब प्रकाश की किरणें पृथ्वी के समांतर चलती हुई इन बारिश की बूंदों के केंद्र के ऊपर से इस बूंद के अंदर गुजरेगी। तब इन बूंदों में 2 बार अपवर्तन होगा और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी और इस प्रकार 2 अपवर्तन और 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात जो पैटर्न हमको आसमान में दिखाई देता है, इस आर्क शेप के पैटर्न में ऊपर यानी कि बाएं किनारे में लाल रंग होता है और आंतरिक किनारे में बैंगनी रंग होता है। ये बेहद ही चमकीला और खूबसूरत होता है जिसको हम सभी देखते हैं और इस इंद्रधनुष को हम प्राथमिक इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। आप में से कुछ लोगों ने एक दूसरे प्रकार के इंद्रधनुष को भी एक्सपीरियंस किया होगा। ये इस प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर बनता है। ये ज़्यादा ब्राइट चमकीला नहीं होता बल्कि फीका होता है। और ये कब बनता है? जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के समांतर चलती हुई इन बारिश की बूंदों से केंद्र के नीचे की ओर से गुजरती हैं। उस स्थिति में यहाँ पर हम देखें तो अपवर्तन के पश्चात ये 7 रंगों में बट गई, वायलेट ऊपर और रेड नीचे। उसके बाद यहाँ पर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये किरणें फिर से आपतित होंगी इन बारिश की बूंदों के अंदर ही और फिर दोबारा यहाँ होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उसके बाद जब ये बारिश की बूंदों से बाहर निकलेंगी तो हम देखेंगे कि यहाँ ऊपर रेड है और नीचे वायलेट। इस स्थिति में जो लाल रंग का क्षैतिज के साथ कोण होता है वो 50 डिग्री का होता है और वायलेट के साथ जो कोण होता है वो 53 डिग्री का होता है। कुल मिलाकर यहाँ पे जो कोणीय अंतर हो वो 3 डिग्री का होता है। इसके कारण जो
इंद्रधनुष हमारी आंखों से दिखाई देता है वो बहुत ही फीका होता है, क्योंकि 3 डिग्री मतलब यहाँ पर जो कलर है वो फैले हुए होते हैं और इसी के कारण इनकी तीव्रता कम हो जाती है और ये फीका दिखाई देता है। इस प्रकार का इंद्रधनुष एक आर्क के शेप का होगा, जिसमें कि ऊपर यानी कि बाह्य किनारे में वायलेट रंग होगा और इसके आंतरिक किनारे में लाल रंग होगा। और ये इंद्रधनुष तब बनता है जब इस बारिश की बूंद के अंदर 2 बार अपवर्तन हो और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। तो इस प्रकार जब भी बारिश होगी तो 2 प्रकार के इंद्रधनुष बनते हैं, एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। एक को तो हम दौड़कर ज़रूर देखते हैं और दूसरा फीका वाला कहीं आसमान में बना रहता है, उसकी तरफ हम ध्यान भी नहीं देते हैं। इस बार जब बारिश हुई और सूरज निकला तो आप सूरज की तरफ पीठ करके दोनों इंद्रधनुष को खड़े होकर देखने की कोशिश करिए। अब हम इन दोनों इंद्रधनुष के बीच में अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाह्य किनारे में होता है और बैंगनी रंग इसके आंतरिक किनारे में होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग इसके बाह्य किनारे में होगा और लाल रंग इसके आंतरिक किनारे में होगा। जो प्राथमिक इंद्रधनुष है इसकी कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री की होती है और द्वितीयक इंद्रधनुष में इसकी कोणीय चौड़ाई 3 डिग्री की होती है। प्राथमिक इंद्रधनुष में कोणीय चौड़ाई कम होने के कारण ये तीव्र होता है, स्पष्ट होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में इसकी कोणीय चौड़ाई अधिक होने के कारण ये फीका होता है। जो प्राथमिक इंद्रधनुष है ये द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे बनता है, जबकि जो द्वितीयक इंद्रधनुष है वो प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर बनता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 अपवर्तन और 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 अपवर्तन और 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। इस प्रकार इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की उस घटना से जुड़ा है जिसे हम वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं। ऐसे ही हमारे मन में और कई सवाल उठते हैं जब हम खुले आकाश की ओर देखते हैं, जैसे कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, यही आकाश दोपहर के समय सफ़ेद हो जाता है, और जब हम पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में जाकर इस आकाश को देखें तो वहाँ हमें काला नज़र आता है। इन सारे सवालों के पीछे जुड़ी हुई है प्रकाश की एक और परिघटना, जिसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। जब प्रकाश वायुमंडल को पार करती हुई पृथ्वी में पहुंचती है तो इसके मार्ग में कई अणु और कण आते हैं और प्रकाश की किरण इन अणुओं और कणों के साथ इंटरैक्ट करती है, अंतःक्रिया करती है और बिखर जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। जब प्रकाश की किरण चले और उसके मार्ग में आने वाले अणुओं और कणों की जो आकार है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होता है। इस कंडीशन में प्रकाश इन कणों के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं करती और जो आपतित प्रकाश है और जो प्रकीर्णित प्रकाश है यानी स्कैटरिंग लाइट है, ये दोनों की आवृत्ति एक होती है, इन दोनों के तरंगदैर्घ्य एक होते हैं। इस प्रकार के प्रकीर्णन को प्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहते हैं और ये प्रकीर्णन रेले प्रकीर्णन के नाम से भी जाना जाता है। और रेले के प्रकीर्णन के नियम के अनुसार किसी भी प्रकीर्णित प्रकाश यानी कि स्कैटरिंग लाइट का जो तीव्रता होती है उस लाइट के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थघात यानी कि 4th पावर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समीकरण के रूप में देखें तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पावर 4, जहाँ पर I प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता है और लैम्डा उस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। यहाँ से ये स्पष्ट है कि जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होगा वो अधिक प्रकीर्णित होगा, मतलब उसकी प्रकीर्णन तीव्रता अधिक होगी, और जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसकी प्रकीर्णन तीव्रता कम होगी। जब प्रकाश किरणों के मार्ग में ऐसे अणु या कण आते हैं जिनका आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है, उस समय प्रकाश की ऊर्जा का आदान प्रदान इन कणों के साथ होता है, जिसके कारण जो आपतित प्रकाश किरण हैं और जो स्कैटर्ड
प्रकाश किरण है, प्रकर्णित प्रकाश किरण है, इन दोनों की आवृत्ति तरंगदैर्ध्य अलग अलग हो जाते हैं और इस प्रकार के प्रकीर्णन को अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहते हैं और इसे हम रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब आकाश नीला क्यों नजर आता है? हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण वायुमंडल को पार करती हुई पृथ्वी में पहुंच रही है और जो अणु और कण इनके मार्ग में आ रहे हैं उनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से कम हुआ। उस कंडीशन में जो कम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश है वो अधिक प्रकीर्णित होगा, उसकी प्रकीर्णन तीव्रता रेले के नियम के अनुसार अधिक होगी। तो यहाँ पर कम तरंगदैर्ध्य वाले कौन कौन से हैं? ये बैगनी, नीला, जामुनी। अब यहाँ पर जो बैगनी जामुनी रंग होता है इनकी संवेदनशीलता आँखों के लिए कम होती है और नीले रंग की संवेदनशीलता अधिक होती है। और दूसरी तरफ हम देखें तो नीले रंग का अनुपात भी अधिक होता है, यानी कि ये रंग पूरे बिखर जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं और इस प्रकार जो आकाश है वो हमको नीला दिखाई देता है। लेकिन दोपहर के समय सूरज सर के ऊपर होता है और प्रकाश की किरणों को सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है और इस स्थिति में प्रकाश सीधे हम तक पहुंच जाता है और इसीलिए आसमान सफ़ेद नज़र आता है। जब हम पृथ्वी से बाहर चले जाए, वायुमंडल से बाहर अंतरिक्ष में पहुंच जाए, उस कंडीशन में प्रकीर्णन की कोई क्रिया नहीं होती है क्योंकि वायुमंडल मौजूद नहीं होता और इसलिए आसमान कैसा नज़र आता है? बिल्कुल काला। हम चंद्रमा से भी यदि देखें तो चंद्रमा में भी वायुमंडल का अभाव है, इसलिए चंद्रमा से देखने पर भी आसमान काला नज़र आता है। बड़ी विचित्र सी बात है, जो आसमान पृथ्वी से देखने पर नीला नज़र आता है वही आसमान चंद्रमा से देखने पर काला हो जाता है। आपने सूर्य को सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय भी देखा होगा। ये दोनों ही स्थिति में सूर्य कैसा नज़र आता है? एकदम लाल, जिसको हम आसानी से अपनी आंखों से देख सकते हैं। सूर्य के लाल नज़र आने का कारण भी प्रकाश का प्रकीर्णन है। जब सूर्य सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय होता है तो प्रकाश की किरणों को इस समय वायुमंडल की लंबी दूरी तय करनी होती है और जब लंबी दूरी तय करती है प्रकाश की किरणें, हम जानते हैं कि जितने भी नीले, बैगनी और जामुनी रंग का प्रकीर्णन अधिक हो जाएगा, ये फैल जाएंगे और जो बचे तरंगदैर्ध्य हैं, मतलब जो लाल के रेंज के होते हैं, वो नहीं फैल पाएंगे, उनका प्रकीर्णन कम होगा क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। इसलिए जो प्रकाश हमारी आँखों में पहुँचती है वो लाल रंग की होती है। इसलिए सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूरज लाल नज़र आता है और यही कारण है कि जो खतरे का सिग्नल है वो भी लाल रंग का बनाया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण कम होता है और ये बहुत दूर तक गमन कर सकता है ताकि खतरे का सिग्नल हमको काफ़ी दूर से नज़र आ सके और स्पष्ट नज़र आए। इसी प्रकार बादल भी हमको सफ़ेद नज़र आते हैं क्योंकि बादल में धूल के कण, बारिश की बूंदें, बर्फ़ के टुकड़े होते हैं। जो इनका आकार होता है कणों का वो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से अधिक होता है, मतलब यहाँ पर रेले का नियम लागू नहीं होता और जो प्रकाश किरण इस पर पड़ती है उनका सबका समान रूप से प्रकीर्णन होता है और इसी प्रकार जो प्रकीर्णित प्रकाश होती है वो वापस श्वेत प्रकाश के रूप में नज़र आती है। इसलिए बादल हमको श्वेत नज़र आते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि शाम जो होती है वो अलग अलग रंगों की होती है, कभी गुलाबी दिखता है, कभी ऑरेंज दिखता है। इस प्रकार की शाम अलग अलग रंगों की होती है, वो भी केवल प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जो वायुमंडल में कण उस समय मौजूद होते हैं या फिर बादल वहाँ पे मौजूद होते हैं, उनके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन कुछ इस प्रकार होता है कि वो बिखरे रंग हमको नज़र आते हैं और वो शाम हमको गुलाबी या लाल इस प्रकार की नज़र आती है। हम जानते हैं कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म के अंदर गुजरता है तो वो 7 रंगों में बट जाता है, जिसमें से बैगनी रंग
सबसे ज़्यादा विचलित होता है और लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, और बाकी रंग तरंग दैर्ध्य के अनुसार इनके बीच में विबग्योर की सीरीज बनाते हुए अरेंज हो जाते हैं, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब किन्हीं भी दो रंगों के बीच में जो विचलन है उसके अंतर को हम कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। इसे हम दर्शाते हैं थीटा से। तो थीटा बराबर होगा किन्हीं भी दो रंगों के विचलन का अंतर। यदि हम श्वेत प्रकाश की बात करें तो सबसे एक्सट्रीम एंड में वायलेट है और सबसे दूसरे एक्सट्रीम एंड में रेड है। वायलेट का विचलन अधिक और रेड का विचलन कम। तो यानी श्वेत प्रकाश के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण का फॉर्मूला हम लिखें तो थीटा बराबर होगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। यहाँ पर डेल्टा वी और डेल्टा आर हमने लिया है वायलेट और रेड के विचलन के रूप में, लेकिन ये विचलन किन्हीं भी दो रंगों के बीच में निकाला जा सकता है, वो उन दोनों रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। हम जानते हैं डेल्टा बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो अगर वायलेट रंग के लिए लिखूं तो डेल्टा वी बराबर होगा म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, और लाल रंग के लिए लिखें तो डेल्टा आर बराबर म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। अब इन दोनों का मान इस फॉर्मूले में रखने पर थीटा बराबर होगा म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। अब ए दोनों में से कॉमन लेने पर हमें मिलेगा थीटा बराबर म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू ए। ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया और हमें यहाँ मिलेगा थीटा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण यानी कि एंगुलर डिस्पर्शन थीटा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए होता है, और ये निर्भर करता है सबसे पहला तो इस प्रिज्म के कोण पर, वो भी समानुपाती। यदि प्रिज्म का कोण अधिक होगा तो कोणीय वर्ण विक्षेपण भी अधिक होगा। दूसरा, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर। किस प्रकार? अगर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक हुआ तो उसका कोणीय वर्ण विक्षेपण भी अधिक होगा। हमारे पास दो प्रकार के कांच होते हैं, एक फ्लिंट कांच और दूसरा क्राउन कांच। जो फ्लिंट कांच है उसके लिए अपवर्तनांक अधिक होता है तो उसका कोणीय वर्ण विक्षेपण भी अधिक होगा, लेकिन जो क्राउन कांच होता है उसका अपवर्तनांक कम होता है तो उसके लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान भी कम होगा। तीसरा, ये डिपेंड करता है रंगों के युग्म पर। आपने कौन से दो रंग लिए हैं जिनके बीच में आप विचलन का अंतर निकाल रहे हैं। जैसे कि आप वायलेट और लाल लोगे तो इनका विचलन में अंतर भी अधिक है तो कोणीय वर्ण विक्षेपण भी अधिक होगा। लेकिन यदि आप दो रंग पास पास वाले लेंगे तो इनके विचलन का अंतर भी कम होगा, इसलिए इस स्थिति में कोणीय वर्ण विक्षेपण भी कम होगा। इसी प्रकार यदि हम किसी दो रंगों के कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य रंग के विचलन का अनुपात लें तो ये अनुपात कहलाता है वर्ण विक्षेपण क्षमता। माध्य रंग किसको लेते हैं हम? यदि हम विबग्योर देखें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो हम सोचेंगे कि ग्रीन यहाँ पर माध्य रंग होगा, लेकिन ग्रीन माध्य रंग नहीं होता। यदि हम तरंग दैर्ध्य का माध्य लें तो ये तरंग दैर्ध्य येलो रंग की कोटि में आता है, यानी कि पीले रंग के लिए। इसलिए जब हम विचलन लेंगे तो हम पीले रंग का लेंगे। वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी कि डिस्पर्सिव पावर को हम ओमेगा से दर्शाते हैं, तो ओमेगा बराबर होगा थीटा अपॉन डेल्टा वाई, और थीटा यानी कि कोणीय वर्ण विक्षेपण ये अंतर होता है दो रंगों के विचलन कोण का। तो यहाँ पर हम वायलेट और रेड दोनों एक्सट्रीम एंड का ले लेते हैं, तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई यानी कि माध्य रंग पीले रंग का विचलन। डेल्टा वी बराबर होता है म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा आर बराबर होता है म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। यहाँ पर इनका मान रखने पर ओमेगा बराबर होगा म्यू वी माइनस 1 ए माइनस म्यू आर माइनस 1 ए
अपॉन म्यू वाई माइनस 1a। अब न्यूमरेटर से a कॉमन लेने पर हमें मिलेगा ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1 इंटू ए अपॉन म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। अब ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे तो ओमेगा बराबर होगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए अपॉन म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से a और a कैंसिल करने पर हमें मिलेगा ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। ये फॉर्मूला है वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी कि डिस्पर्सिव पावर के लिए। इस फॉर्मूले से ये स्पष्ट है कि जो डिस्पर्सिव पावर ओमेगा है वो प्रिज्म कोण पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती, क्योंकि इस फॉर्मूले में हम देख रहे हैं कहीं पर भी a नहीं है। ये निर्भर करता है पदार्थ के अपवर्तनांक पर, क्योंकि यहाँ पर म्यू आ रहा है, इसका मतलब ये डिपेंड करता है पदार्थ के अपवर्तनांक पर। अगर पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक हुआ तो जो डिस्पर्सिव पावर है वो भी अधिक होगा। और जो दूसरा है वो डिपेंड करता है रंगों के युग्मों पर। आपने कौन सा दो रंग लिया है जिनके बीच में आप कोणीय वर्ण विक्षेपण ज्ञात कर रहे हैं। यदि कोणीय वर्ण विक्षेपण अधिक होगा तो विक्षेपण क्षमता भी अधिक होगी, और कोणीय वर्ण विक्षेपण कम होगा तो विक्षेपण क्षमता का मान भी कम होगा।